आज हम बात करने वाले हैं सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट SSTO के बारे में। तो चलिए समझते हैं। हम ये अभी क्यों नहीं कर रहे, मतलब अभी हम यूज़ कर रहे हैं पहले फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे कई रॉकेट में होता है। जनरली 2 स्टेजेस होती हैं, पर कई जगह 3 और 4 भी यूज़ की जाती हैं। इसरो के केस में खूब सारी स्टेजेस यूज़ की जाती हैं। तो समझिए इसमें बुराई क्या है। हम ये कर रहे हैं, ये अच्छा है, मतलब ये हो रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में ये हो रहा है, तो हम फर्स्ट स्टेज मतलब सिंगल स्टेज के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो समझिए ये हमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स ज़्यादा ऐड करने होते हैं रॉकेट में। जनरली आप एक रॉकेट रख रहे हैं, उसके ऊपर एक और रॉकेट रख रहे हैं, उसके ऊपर एक और रॉकेट रख रहे हैं, फिर उसे चला रहे हैं। तो हमें बहुत सारे पार्ट्स, बहुत ज़्यादा वेट ऐड करना होता है। मतलब कि रॉकेट के केस में 1 किलोग्राम कीमती होता है और आप ऐसे ही वेट बढ़ाते जा रहे हैं। इससे रॉकेट बहुत बड़ा बन जाएगा और बहुत महंगा और बहुत भारी हो जाएगा। तो सोचा गया कि सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट करते हैं, यानी कि सिर्फ एक स्टेज होगी, एक रॉकेट होगा जो ऊपर जाएगा और वापस आएगा। मतलब सिंगल स्टेज बनाते वक्त ही ये सोचा गया था कि रीयूजेबल होना चाहिए। हमें रॉकेट बहुत महंगे होते हैं, अरबों अरब लग जाते हैं ये चीज़ें बनाने में, तो सस्ता होना चाहिए और सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट करना चाहिए। इस पे काम किया गया। मतलब कि फर्स्ट आइडिया जो था वो 1960 में यानी 1960s में रख दिया गया था। तो चलिए समझ लेते हैं। अगर हम सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट कर रहे हैं तो हमें चाहिए हाईएस्ट स्पेसिफिक इम्पल्स वाला फ्यूल, यानी कि फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड दे सके। हमें अपनी स्पीड 0 से 27,000 किलोमीटर पर आवर तक करनी है। हमें अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए तो वो इतनी ही है। अगर हमें ऑर्बिट में स्टेबल होना है तो हमारी स्पीड होनी चाहिए 27,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्यूल की तरफ जाते हैं, जो कि होगा हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स कोई फ्यूल नहीं दे सकता। ऑन पेपर ये 450 स्पेसिफिक इम्पल्स तक जाता है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हमें SSTO बनाना है तो हम हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, और लोगों ने कोशिश की, रिजल्ट निकल के क्या आता है। हम SSTO करना चाहते हैं क्योंकि वो सस्ता होगा। हाइड्रोजन में उतनी डेंसिटी नहीं होती, यानी मतलब 1 लीटर में कितना किलोग्राम आएगा वो बहुत कम होता है, वो 1 किलो भी नहीं होता, कुछ 700-600 ग्राम होता है। तो हमें लार्ज टैंक बनाना होता है, यानी टैंक बड़ा होता है, तो टैंक का वेट एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद मेटल की बात कर रहे हैं, कोई भी जिसके अंदर हमने इसे रखा है फ्यूल टैंक, उसमें जरा सा क्रैक होगा, अदर फ्यूल ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें क्रैक है, हाइड्रोजन लीक करने लगेगा। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी इसे ऑक्सीजन दिखी ये जलने लगेगा, और ये इनविजिबल फ्लेम के साथ जलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें आग लगी है, और ये लीक करता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, इसे लिक्विड स्टेट में रखना बहुत मुश्किल है। ये जरा सा टेम्परेचर लेता है और ये बॉयल होने लगता है, जो कि आपका टैंक बूम हो जाएगा। आपने टैंक बड़ा बना लिया, भारी बना लिया, तो सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट आपका रॉकेट कर ही नहीं पाएगा। इसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी ग्रेविटी लॉस, यानी कि आपका वेट ही इतना हो जाएगा कि आपके इंजनों से उस स्पीड तक, उस वेलोसिटी तक नहीं लेके जा पाएंगे। तो हाइड्रोजन को हटाया गया, मतलब हटाया नहीं गया, पर समझिए हम इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं बहुत अच्छे से। स्पेस शटल भी करता था, पर वो बहुत महंगा हो जाएगा। स्पेस शटल भी बहुत महंगा था, और हमारा गोल वही है, हमें रॉकेट को सस्ता बनाना है, तो वो तो गया। उसी टाइम पे एक नया फ्यूल आया, मतलब कोई डॉक्टर थे, उन्होंने एक फ्यूल बताया, प्रोपीन। अगर हम प्रोपीन के साथ ऑक्सीजन को जलाते हैं, ये 30% एक्स्ट्रा थ्रस्ट और स्पीड देगा, मतलब हम जो वेट कैपेसिटी है वो 30% तक बढ़ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा होता है, पर प्रोपीन टॉक्सिक होता है, वो आइडिया भी हटाएगा। मतलब हमारे पास वो फ्यूल ही नहीं है अभी जो हमें सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट करवा पाए। फिर अब फ्यूल नहीं है तो नए ऑप्शंस ढूंढे गए, जिनमें से एक था एयर ब्रीथिंग SSTO। ऐसा समझिए ये एक प्लेन है जो स्पेस में भी चलता है। इसमें सीधा सा आइडिया ये था कि हम स्क्रैमजेट, जो कि बहुत तेज ले जा सकता है आपके प्लेन को, और रॉकेट इंजन दोनों एक साथ यूज़ करेंगे। मतलब कि पहले रॉकेट इंजन फायर करेंगे, जिससे उसकी स्पीड मार्क 5-6 तक चली जाएगी। उसके बाद स्क्रैमजेट को यूज़ करेंगे। अब समझिए स्क्रैमजेट को शुरू से यूज़ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्रैमजेट को स्टार्ट करने के लिए ही मार्क 3 और मार्क 4 की स्पीड चाहिए होती है। तो पहले हम अपने रॉकेट इंजन से वहाँ जाएंगे, फिर हमारे स्क्रैमजेट को स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट खूब ऊपर जाएंगे, फिर फाइनल बर्न करेंगे मेन इंजन से,
जो रॉकेट इंजन होगा और ऑर्बिट पहुंच जाएंगे। ये आइडिया था। क्या ऐसा हो पाया? नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की और साइक्लोन अभी भी कोशिश कर रहा है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, अब तक नहीं हो पाया। क्योंकि ये अगर आप प्लेन की नज़र से देखें तो ये हमें खूब स्पीड देता है, पर ये हमें थ्रस्ट के नाम पे कुछ नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, ये जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है इसकी स्पीड भी कम होने लगती है और इसका थ्रस्ट शुरू से ही बहुत कम होता है और धीरे धीरे और कम होने लगता है। पर हमें एक रॉकेट को चलाने के लिए कितना थ्रस्ट चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये काम ही नहीं करता। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर पावर। ये तो आइडिया ही ख़त्म। मतलब आप इतनी डेंजरस चीज़ बनाओगे या तो जो सबको ख़त्म कर देगी पर उड़ पाएगी, तो वो तो कभी बनेगा ही नहीं। और दूसरे जो थे, समझिए न्यूक्लियर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी गवर्नमेंट्स कितने लाइसेंस लेने होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। इसे कोई नहीं करना चाहता। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी अमेरिका और रसिया दोनों ने कोशिश की थी और दोनों ही ठीक ठाक ही कर पाए थे, मतलब वो कभी नहीं उड़ा, एक बार उड़ा था बस। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत भारी होता है, लिटरली ये बहुत बहुत बड़ी और भारी चीज़ है, इससे आप एक रॉकेट में नहीं रख सकते और गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर एक अपने पास ऑप्शन आता है बीम पावर्ड प्रपल्सन। ये साइंस फिक्सन चीज़ है, मतलब हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट थ्रस्ट में बदल दें। अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक मटेरियल लेते हैं जिसको जितनी ज़्यादा स्पीड हो सके पीछे की तरफ फेंकते हैं, जिससे हमें आगे की तरफ थ्रस्ट मिलता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को सीधे थ्रस्ट में बदल दें, आयरन मैन के सूट जैसा। हमारे पास ऑप्शन आता है माइक्रोवेव और फोटॉन्स, मतलब कि फोटॉन्स सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट फोटॉन्स में बदलती है और फोटॉन्स हमें थोड़ा सा थ्रस्ट दे सकते हैं, पर प्रेजेंट कंडीशन में किया ही नहीं जा सकता क्योंकि फोटॉन्स के पास कोई थ्रस्ट नहीं होता है, पर बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत। तब भी अगर हम कर लेते हैं, हमें फ्यूल भी मिल जाता है और एयर ब्रीथिंग SSTOs के साथ अगर हम कोशिश भी कर लेते हैं, हम कर पाते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाएगी वन इंजन फॉर ऑल एल्टीट्यूड। यानी कि आप एक इंजन सभी एल्टीट्यूड पर नहीं चला सकते। मतलब कि एक इंजन होगा जो सी लेवल पे यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑप्टिमाइज्ड होगा, एक इंजन होगा जो वैक्यूम के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा, जो कि फाल्कन 9 में हमने देखा है। नीचे 9 इंजन होते हैं जो कि सी लेवल के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, ऊपर सिर्फ एक इंजन होता है जिसका नोजल ऑलमोस्ट पूरे रॉकेट के डायमीटर के बराबर होता है, जो कि वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड होता है। मतलब कि जो इंजन सी लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो वैक्यूम में जाके यानी स्पेस में जाके 0 हो जाएगा, और जो वहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो यहाँ आके 0 हो जाएगा। समझिए हमारे पास वो रॉकेट का इंजन ही नहीं है जो ये कर पाए। और जो लोग कहेंगे कि एक इंजन लगाते हैं नीचे जो वैक्यूम में ऑप्टिमाइज हो और बाकी सब लगा देते हैं जो कि सी लेवल के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हों, मतलब जैसा कि स्टारशिप की सेकंड स्टेज में हो रहा है। मतलब वो SSTO करेगी लेकिन मार्स पे, अर्थ पे नहीं, ऐसा कर देते हैं। समझिए आप अर्थ की ग्रेविटी, मतलब इंजन बहुत भारी चीज़ होती है, कुछ इंजन आप ऐसे ही लगा दें और उन्हें चलाएं ना, तो ये एक गड़बड़ वाली बात है। यानी इंजन का ही वर्जन नहीं उठा पाएगा आपका रॉकेट, ऊपर से इतना बड़ा टैंक। तो एक नया आइडिया निकल के आता है, यानी कि एरो स्पाइक इंजन। ये इंजन लगभग सारी समस्याएं सॉल्व कर सकता है अगर बन पाता है तो, पर इसके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इस इंजन के साथ आइडिया ये है कि ये अपने नोज़ल को या फिर कहें अपने आप को चेंज कर सकता है। मतलब कि हमें ऐसा इंजन चाहिए जो बाहर जितना प्रेशर है उसके लिए अपने आप ऑप्टिमाइज़ हो जाए। यानी सी लेवल पे ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ी ऊपर गए थोड़ा कम ऐसे करके कम होता जाता है और बाहर जाके 0 हो जाता है। तो हमें ऐसा इंजन चाहिए जो सबके लिए ऑप्टिमाइज हो। अब एक इंजन तो ऐसा हो नहीं सकता, पर अगर हम एरोस्पाइक इंजन की बात करते हैं तो ये ऐसा कर सकता है। ये इंजन कुछ इस तरह दिखता है और ये प्रेशर है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो इसे बनाने की कोशिश की गई, बहुत पहले से की जा रही है। और ये X-33 करके एक प्रोजेक्ट था जो सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट करता था प्लस एरोस्पाइक इंजन के साथ, क्योंकि वही ये कर सकता है। और ये हाइड्रोजन पावर्ड था, यानी खूब पैसा लगाया गया था। ये थोड़ा अजीब सा प्रोजेक्ट है, ये मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या। मतलब कि नासा इस प्रोजेक्ट को करना चाहता था, यानी
33 जो प्रोजेक्ट था उसको नासा करना चाहता था, और लॉकहीड मार्टिन करके एक कंपनी है वो भी करना चाहती थी। समझिए नासा ने इसमें $922 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, और लॉकहीड मार्टिन जो प्राइवेट कंपनी थी उसने 357 यानी $357 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। मतलब ये दोनों करना चाहती थी इस प्रोजेक्ट को, और समझिए इन्होंने किया, ये ऑर्बिट नहीं पहुंचा पर ये सब ऑर्बिटल पहुंच गया, तो कुछ 78 किलोमीटर तक पहुंच गया था, और कुछ 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। मतलब कि ये इन्होंने करके देखा और ये लगा कि ये हो जाएगा, तो नासा ने इस पर खूब पैसा लगाया, और उस कंपनी ने भी इस पर खूब पैसा लगाया जो इसे करना चाहती थी। पर तो मतलब ऐसा होने वाला था, तो नासा ने इनसे कहा कि एक प्रोटोटाइप बनाओ जो कि काम करे, जिसमें बोइंग भी था और लोग थे। तो लगभग 85% प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गया था, और 96% पार्ट्स बन गए थे। जो कंपनी ने रिपोर्ट दी थी कि इतना काम हो गया है, अब इसे कैंसिल मत करो। और जो लॉन्च बेस था वो 100% यानी कंप्लीट था, कहाँ से लॉन्च होना, क्या क्या फैकल्टीज़ होगी, सब कंप्लीट हो चुका था वहाँ, और प्रोटोटाइप भी बन गया था, पार्ट्स भी बन गए थे। सिर्फ कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम थी जो कि काम हो जाता, मतलब ठीक है बन जाती थी। पर 2001 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, नासा ने फंडिंग देना बंद कर दिया। अब समझिए यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक आता है, यानी मतलब नासा कहने को क्या है, स्पेस एजेंसी नहीं, वो एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। यानी गवर्नमेंट क्या चाहता है वो इससे करवाया जा सकता है। जो भी ओवरऑल मुझे समझ आता है वो है, गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 2001 में बंद कर दिया, और लॉकहीड मार्टिन बिना बजट के यानी बिना गवर्नमेंट के बजट के इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता। यानी कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी बनाना हर किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के बस की बात नहीं है। मतलब कि जितनी भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं वो सब मिलके अगर इस इंजन को बनाना चाहें तब हो सकता है बना पाएँ, लेकिन कुछ बड़ी एजेंसी जैसे नासा वो अकेले भी बना सकती हैं, वो एक अलग लेवल की चीज़ है, उनके पास डेटा ही इतना है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। पर नासा इस प्रोजेक्ट को करना चाहता था, तब तो उसने $922 मिलियन इस प्रोजेक्ट पे लगा दिए, जबकि जो सामने कंपनी थी लॉकहीड मार्टिन उसने सिर्फ $357 मिलियन लगाए थे। ये मतलब समझिए इन्होंने स्पेस शटल बनाया था, नासा ने स्पेस शटल बनाया, और मतलब इन्हें समझ आया कि ये बहुत महंगा है, मतलब ये ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो रहा है, और जो इन्होंने सोचा था कि ये यूजेबल होगा तो ये सस्ता हो जाएगा, पर ये ऐसा भी नहीं था। और नासा ने सोचा था कि इसका 1 महीने में लगभग 2 लॉन्च कर पाएंगे, पर ये पूरे साल में 2 लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। तो नासा ने इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, और नासा चाहता था कि ये हो जाए, पर गवर्नमेंट ने अपनी टांग अड़ा दी और इस प्रोजेक्ट को 2001 में बंद कर दिया, और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम लोगों के सामने आने से रुक गई।